वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रीटा सान्याल वेब सीरीज के बाकी एपिसोड्स को लेकर आया हूँ। पहले मैंने 4 एपिसोड्स की वीडियो बनाई थी। ये लोग हर रोज एक एक एपिसोड रिलीज कर रहे हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहली फुर्सत में उस वीडियो को देख लेना। आई बटन या तो फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने। इस वीडियो में मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 एपिसोड्स को लेकर आया हूँ। और भी बाकी एपिसोड्स है, पता नहीं कब खत्म होगा इनका मुकदमा। लेकिन 10 एपिसोड्स तक एक केस खत्म होता है, वो बात अच्छी लगी मुझे। अब सीरीज के बारे में बात करें तो राइस इंटरेस्टिंग, एक बार देख सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। जब वो बंदी जी अपने घर में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो तभी ये देखती है कि इसकी काम वाली बाई के हाथ में एक छोटा सा जख्म है। पूछने लगती है कि क्या हुआ। ये काम वाली बाई पहले तो बताती नहीं, लेकिन बाद में जी को बताने लगती है कि बगल वाले अपार्टमेंट में भी मैं काम करने के लिए जाती हूँ। वहाँ का वॉचमैन मुझे हर रोज तंग करता है। एक्चुअली उसी ने मुझे इस शहर में काम दिया, तो बदले में वो मुझसे कुछ और चाहता है। यह सुनने के बाद उसी रात जी उस वॉचमैन के पास जाकर कान करने के बहाने से उस वॉचमैन की नुन्नू काट देती है। दूसरी तरफ रीटा और ईशान इसी केस के बारे में सोचते रहते हैं और रीटा डिसाइड कर लेती है कि वो उस क्लब पर जाएगी जो हर रोज परव राने जाया करता था। सो उसी रात रीटा वेट्रेस का ड्रेस पहनकर उस क्लब में एंटर होती है। इस क्लब के ओनर का नाम होता है निखिल। रीटा को देखकर इसको रोकने लगता है कि तुम्हें किसने काम पर रखा, कैसे कपड़े पहनना है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता, स्कर्ट और थोड़ा ऊपर रखो तुम। तो रीटा किसी भी तरह से निखिल के सामने मैनेज कर लेती है। थोड़ी देर के बाद रीटा ये देखती है कि निखिल और एक और बंदा गार्गी नाम की एक लड़की को डांट रहे होते हैं, क्योंकि गार्गी ने दूसरी ड्रिंक लेकर आई। तो रीटा किसी भी तरह से उस गार्गी को बचा लेती है। उसके बाद ये दोनों टेरेस के ऊपर आते हैं। गार्गी रीटा को बहुत थैंक यू बोलने लगती है कि अगर आज तुम मैनेज नहीं करती तो मेरी तो जॉब निकल ही जाती। स्पेशली मायरा मैडम को पता चलती तो मुझे बहुत डांटती। इसी बातों ही बातों में रीटा परव राणे का जिक्र करने लगती है कि परव राणे भी यहाँ पर आता जाता था ना। गार्गी कहने लगती है हाँ, हर रोज आता जाता था। बहुत ही घटिया किस्म का बंदा था। उसके सिर्फ 2 ही शौक थे, जुआ और लड़की। बड़े घराने का लड़का है, मुझे अच्छा ट्रीट करेगा, ऐसे सोच के मैंने उसके साथ कमिट करने का सोचा। एक दिन मुझे उसने अपने फार्म हाउस पर बुलाया, लेकिन वो साला तो कान करने के बजाय जानवरों जैसी हरकत करने लगा। मुझे बहुत मारने पीटने लगा। और इसी तरह उस घर के अंदर एक बेसमेंट था, मुझे उस बेसमेंट के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी भी तरह से बच के भाग निकली। अच्छा हुआ साला मर गया। अब इसी बातों ही बातों में उस क्लब का अलार्म बजने लगता है, मतलब कुछ कांड हो जाता है वहाँ पर। सारे लोग बाहर भागने लगते हैं। तभी मायरा की नज़र, मतलब वहाँ की मैनेजर की नज़र रीटा पर पड़ती है। पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने काम पर रखा। अब रीटा पकड़ी ना जाए इसीलिए मायरा को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। इस तरह से फाइनली एक सीक्रेट कमरे में चली जाती है। वहाँ पर काफी सारे पैसे होते हैं, दारू वगैरह, जुए का सब कुछ सामान होता है। उसी जगह पर कुछ सबूतों को तलाश करने लगती है, लेकिन तभी इस कमरे में निखिल आकर रीटा पर गन पॉइंट आउट करने लगता है। कहने लगता है कि यहाँ से एक कीड़ा तक बाहर नहीं जाता, देखता हूँ तुम कैसे बच पाओगी। इस तरह से इस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन रीटा किसी भी तरह से उस निखिल से फाइट करके उसके सारे पैसे जलाकर उस कमरे से भाग निकलती है। अब रीटा के हाथ कुछ सामान लगते हैं। वो ईशान के पास आकर इसी के बारे में कहने लगती है कि परव राणे हर रोज निखिल के क्लब पर जाया करता था। अब निखिल और परव राणे अच्छे खासे दोस्त थे। वो हर रोज जुए में हारा करता था। निखिल बार बार परव राणे को उधार पैसे दिया करता था। इस तरह से करोड़ों में हो गए। ईशान कहने लगता है कि निखिल के पास मोटिव तो है, लेकिन हमें सबूत ढूंढना पड़ेगा। अब रीटा वहाँ से आते आते कीड़े मकोड़े मारने की मशीन भी लाती है। जब इस मशीन को प्रेस करती है तो आसपास के कीड़े मकोड़े, चमगादड़ और कूते भी भौंकने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। ये दोनों शॉक में रह जाते हैं, अरे ये क्या मशीन है, सारे कूते ऐसे क्यों भौंक रहे हैं। तभी रीटा को उन दोनों बॉडीगार्ड्स की बातें याद आती है कि कुछ दिनों पहले रॉकेट राणा गाड़ी के नीचे आकर मर गया। और इसी तरह गार्गी की बातें भी याद आती है कि गार्गी ने कहा था कि निखिल हर रोज रॉकेट राणा को खाना खिलाया करता था। खाना खिलाते समय शायद निखिल इस डिवाइस को प्रेस किया करता था। इस डिवाइस से अल्ट्रासोनिक साउंड्स बाहर आती है जो सिर्फ जानवरों को ही सुनाई देती है। आई एम श्योर जिस दिन रॉकेट राणा मरा था उसी जगह पर निखिल या तो फिर उसका कोई आदमी होगा। प्लान था परव राणे को मारने का, मतलब अगर कूता भागेगा तो उसके पीछे पीछे परव राणे भी भागेगा। इस तरह से जब निखिल वहाँ पर पहुंचकर उस डिवाइस को प्रेस करता है तो रॉकेट राणा उस तरफ भागने लगता है, लेकिन इत्तेफाक से परव राणे मरने के बजाय रॉकेट राणा मर जाता है।
खैर इसके बाद रीटा वापस अपने घर पर आकर अपने कपड़ों को जब अलमारी में रख रही होती है तो तभी एक डायरी नीचे गिरती है। एक्चुअली ये डायरी इसके पापा की होती है। जब इसको चेक कर रही होती है तो इसमें एक ट्रेन टिकट होती है। इसे देखकर ये शॉक में रह जाती है। दूसरे दिन रीटा और ईशान जय के पास जाकर वही निखिल के बारे में बताने लगते हैं। जय कहने लगता है कि हमने वहाँ पर छापा मारा, पैसे तो मिले लेकिन निखिल नजर नहीं आ रहा। उसके बाद रीटा जय से एक पर्सनल फेवर मांगने लगती है। वो ट्रेन की टिकट दिखाते हुए जय से कहने लगती है, एक्चुअली मेरे पापा ने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन उसके थोड़े दिनों पहले ही मेरे पापा ने ट्रेन टिकट को खरीदा। एक्चुअली पापा ने फैमिली ट्रिप का प्लान बनाया था। एक्चुअली पापा ने फैमिली ट्रिप के लिए प्लान किया था मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। ट्रिप प्लान करने वाला बंदा थोड़ी क्यों आत्महत्या करेगा, प्लीज इसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करो ना। उसके बाद रीटा और ईशान दोबारा जर्नलिस्ट बनकर परव राणे के फार्म हाउस पर जाते हैं। वहाँ पर ऑफकोर्स वो दोनों बॉडीगार्ड होते हैं। तो यहाँ पर रीटा अपना दिमाग लड़ाने लगती है कि केशव का कहना था कि उसने अपनी गन इस टेलीफोन के पास रखा। गोली फायर होने के बाद बॉडी तो बैक साइड गिरनी चाहिए, लेकिन परव राणे की डेड बॉडी उल्टी पड़ी थी, जिसका मतलब किसी ने परव राणे को पीछे से फायर किया। इस घर में कोई और बंदा था और इसी तरह जो गोली इस फोन से निकली थी वो जरूर किलर को लगी होगी। क्राइम सीन पर दूसरों के ब्लड सैंपल्स तो पाए नहीं गए, जरूर ये बुलेट यही कहीं पर होगी। इस तरह से तलाश करने पर वो बुलेट एक पेड़ को लगी होती है, मतलब ये बुलेट किलर को छूकर निकल गई। उसके बाद ईशान इन दोनों बॉडीगार्ड्स को अपने बातों में लगाने के बाद रीटा दोबारा फार्म हाउस के अंदर जाकर उस बेसमेंट को चेक करने लगती है, जो सच में बहुत ही बड़ा होता है। वही गार्गी ने कहा था ना, इस कमरे में काफी सारे कांड वाले चीजें होते हैं। सारे कमरे की तलाश करने पर रीटा को कुछ डीवीडीज और एक कैमरा भी मिलता है। उसी वक्त अतुल राणे जो परव राणे का भाई होता है वो उन बॉडीगार्ड्स को कॉल करके कहने लगता है कि कल कुछ मीडिया वाले फार्म हाउस पर आने वाले हैं, तुम सब कुछ सेट कर दो। बॉडीगार्ड कहने लगता है कि अरे साहब आप फिक्र मत करो, पहले से ही यहाँ पर 2 पत्रकार आए हैं और ऊपर से एक गोली भी मिली यहाँ पर। अतुल कहने लगता है कि अरे यार मैंने उन दोनों को नहीं भेजा, पकड़ो उन दोनों को। ऐसा कहना ही था। वो दोनों बॉडीगार्ड्स रीटा और ईशान को पकड़ लेते हैं। इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। रीटा इन दोनों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है। ये दोनों बच के भाग निकलते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद जय रीटा को कॉल करके कहने लगता है कि हमने उस टिकट को लेकर थोड़ा इंक्वायरी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस डेटा को इरेज कर दिया। जिसने भी इरेज किया होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। दूसरी तरफ जब ठकराल अपने घर में होता है तो एक बंदा ठकराल के घर में घुसकर इस पर गन पॉइंट आउट करने लगता है। एक्चुअली दूसरे बंदे ने इसको 5 सुपारी दी होती है ठकराल को मारने के लिए, लेकिन ठकराल बहुत ही चालाकी से इस बंदे को ही मैनिपुलेट करने लगता है कि मुझे मारने के बाद तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, मैं अभी के अभी तुमको पैसे देता हूँ। जिसने मुझे मारने के लिए कहा उसे तुम जाकर मार दो। तो बंदा बहुत ही खुश होकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ रीटा जय को कॉल करके कल वाला इंसिडेंट बताने लगती है कि फार्म हाउस के पास हमको एक बुलेट मिली, उस बुलेट को मैंने तुमको भेज दिया, प्लीज ब्लड के डीएनए सैंपल्स निकाल के रखो। किससे मैच करवाना है ये अभी तक मुझे नहीं पता, लेट्स वेट एंड सी। और इसी तरह मुझे कुछ डीवीडीज भी मिले हैं, मैं तुम्हें अपडेट देती हूँ। इस तरह से रीटा उन सारे डीवीडीज को अपने लैपटॉप में प्ले करने लगती है। तो शॉकिंगली वो परव राणे बहुत सारी लड़कियों को अपने बेसमेंट में लाकर उनके साथ कांड करने के बजाय उनको बहुत टॉर्चर करते रहता है। उन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक करता है और उसी तरह मार भी देता है। एसिड डालकर उसी वक्त डिस्पोज भी कर देता है। उसके बाद जब रीटा कैमरे में का वीडियो चेक करने लगती है तो एक शॉकिंग बात पता चलती है। इस कैमरे में उस मायरा की वीडियो होती है, मतलब मायरा भी परव राणे के पास आई थी इसके साथ कांड करने के लिए। पूरा वीडियो प्ले नहीं होता तो उसी वक्त रीटा मायरा के पास जाकर पूछने लगती है कि मर्डर वाली रात तुम परव राणे के फार्म हाउस पर थी, तुम एक प्राइम सस्पेक्ट हो। मायरा कहने लगती है हाँ मैं वहाँ पर थी, लेकिन मैंने परव राणे को नहीं मारा। एक्चुअली मैं थोड़ा लालच में आ गई थी। मैंने सुना है कि परव राणे लड़कियों पर पैसे फेंकता है, तो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए मैं उसके फार्म हाउस पर गई। सोचा मेरे साथ कांडवान करेगा, लेकिन वो तो देखते ही देखते हद से ही गुजरने लगा। मुझे बहुत मारने पीटने लगा, टॉर्चर करने लगा। मैं तो मरने ही वाली थी। तभी परव राणे का लैंडलाइन फोन रिंग होने पर वो ऊपर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं अपने हाथ पैर खोलकर ऊपर जा रही थी तो मैं 2 गनफायर की आवाज़ सुनी और इसी तरह से एक औरत की चीखने की आवाज़ भी सुनी। मैं थोड़ी देर उसी बेसमेंट में रुककर जब ऊपर गई तो परव राणे की लाश पड़ी थी। मैं तो डर के मारे वहाँ से भाग निकली। ये सुनने के बाद रीटा
मायरा को दिलासा दिलाने लगती है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए इसकी बॉडी चेक करने लगती है। बुलेट का निशान तो नहीं होता, लेकिन परव राणे ने टॉर्चर किया था उसके निशान होते हैं। और उसी तरह मायरा कोर्ट में आने से साफ मना कर देती है। भाई इज्जत वगैरह का सवाल। रीटा ईशान के पास आकर यही बात कहने लगती है कि किलर बंदा नहीं बल्कि बंदी है, मायरा ने ऐसा कहा। ईशान कहने लगता है कि अरे रीटा, ये सब कुछ अपोजिशन पार्टी का खेल है। इस तरह से एक मीम दिखाने लगता है। मतलब परव राणे और अतुल राणे की फोटो होती है जो अजीब की हरकतें कर रहे थे, उसी पर मीम्स बनाए होते हैं। ये देखकर रीटा कहने लगती है कि परव ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बचपन से ही कुछ लोगों को डायबिटीज होती है। एलर्जी होने पर इन लोगों को ऐसे दौरे पड़ते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने साथ इंजेक्शन रखते हैं। तुम पता करो ये हादसा कब और कहां पर हुआ था। उसके बाद रीटा और ईशान फूड इंस्पेक्टर बनकर एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। कहने लगते हैं कि 3 महीने पहले परव राणे आपके रेस्टोरेंट पर आकर कुछ खाया था जिसकी वजह से उनको एलर्जी हुई। क्या खाया था? वेट्रेस कहने लगती है कि मैडम, उस दिन मैंने ही उनका ऑर्डर लिया था। परव और अतुल इसी टेबल के पास बैठे थे। परव ने चिकन सूप ऑर्डर किया था। जब उन्होंने उस सूप को पिया तो उनको कुछ अजीब के दौरे पड़ने लगे। और इसी तरह परव के पास जो इंजेक्शन होती है ना, उसमें की दवाई भी खत्म हो चुकी होती है। रीटा इस वेट्रेस से पूछने लगती है कि 1 मिनट, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। परव राणे जानबूझकर ऐसा खाना क्यों ऑर्डर करेगा जिससे उसकी एलर्जी हो? वेट्रेस कहने लगती है कि एक्चुअली मैडम, बगल वाले टेबल पर कुछ ऐसा ही ऑर्डर मिला था मुझे, चिकन सूप विथ लॉबस्टर। परव ने ऑर्डर किया था सिर्फ चिकन सूप। मैं इन दोनों ऑर्डर्स में कंफ्यूज हो गई। रीटा पूछने लगती है कि दूसरी टेबल पर कौन बैठा था। वेट्रेस कहने लगती है कि मैडम, एक यंग लड़की, लगता है वो नॉर्थ ईस्ट की थी। सो यही पर हमको ये दिखाया जाता है कि उस जी ने सेम उसी तरह का खाना ऑर्डर करके ऑर्डर्स को बदल दिया, तो इसी खाने को खाकर परव राणे को एलर्जी हुआ था। उसके बाद रीटा और ईशान इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। अब इन दोनों को तो पता नहीं होता ना कि वो जी लड़की कौन है, क्यों इसने केशव को मारा और इसी तरह परव राणे को क्यों मारना चाहती थी। ईशान से कहने लगती है कि हमारे पास तो पक्के सबूत है। जज को ये यकीन दिलाना होगा कि परव राणे के मर्डर केस में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है। हमें जज साहब को कंफ्यूज करना होगा। जो बात सुलझाई ना जा सके उसे घुमा देना बेहतर होगा। यही चीज़ कल मैं कोर्ट में अप्लाई करूंगी, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा मुझे। दूसरी तरफ ठकराल बहुत बड़े क्रिमिनल्स में से एसिड अन्ना नाम के एक बंदे को सिलेक्ट करता है और वो बंदा एसिड अन्ना एविडेंस रूम में जाकर कुछ पुलिस वालों को अपने एसिड की मदद से मारकर जो एविडेंस रखे होते हैं ना, उन सारे एविडेंस को जला देता है, वही डीवीडीज वगैरह। अब दूसरे दिन जब रीटा कोर्ट पर आती है तो जय रीटा के पास आकर यही बैड न्यूज सुनाने लगता है कि सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो गए। अब रीटा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कोर्ट में जाकर क्या कहे। जो सबूत थे वो तो चले गए। सो कोर्ट में आने के बाद रीटा जज साहब से यही बात कहने लगती है कि जज साहब, मेरे पास ठोस सबूत थे लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए। ठकराल कहने लगता है कि जज साहब, मिस रीटा खामखा कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रही है। इनके पास ना ही सबूत है ना ही गवाह, बस कोर्ट को भटकाना चाहती है कि परव राणे के मर्डर केस में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है। जो चीज सुलझाई ना जा सके उसे घुमा देना है। तो ये लाइन सुनने के बाद रीटा और ईशान शॉक में रह जाते हैं कि इसको हमारी लाइन कैसे पता। जज पूछने लगता है कि मिस रीटा, आपके पास कोई और सबूत है? तो रीटा बस ऐसे ही जज साहब को एक डीवीडी दिखाने लगती है। बस एक फालतू म्यूजिक वीडियो होती है ये। ठकराल कहने लगता है कि जज साहब, मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक्चुअली लॉयर्स के पास जो भी सबूत होता है वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है, तो इसके बारे में ठकराल को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ठकराल खुद जज साहब से थोड़ा और टाइम मांगने लगता है। जज दे भी देता है। उसके बाद रीटा और ईशान कोर्ट से बाहर आने के बाद रीटा को ठकुराल पर ही शक होने लगता है कि उसने मेरी ही लाइन कैसे दोहराई। तो शॉकिंगली ईशान ठकुराल के साथ नहीं होता। रीटा समझ जाती है कि ठकुराल इसको फॉलो कर रहा है, अपनी गाड़ी वगैरह सब कुछ तलाश करने लगती है। फाइनली रीटा के फोन में एक छोटी सी चिप होती है, इसके जरिए से ही ठकुराल इनकी बातें सुन रहा होता है। एक्चुअली जब केशव को कोर्ट के अंदर ला रहे थे तो उस वक्त रीटा का फोन नीचे गिर गया था, तो ठकुराल का एक बंदा रीटा का फोन लेकर उसके अंदर चिप डाल दिया। जब ईशान इस चिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है, रीटा कहने लगती है, नहीं इसे डिस्ट्रॉय मत करो, अब यही चिप हमारा ट्रम्प कार्ड होगा, ठकुराल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे हम। खैर दूसरे सीन में जरीना नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। जब ये बच्ची खेल रही होती है तो तभी इसका अंकल इसको आवाज देने पर ये जरीना कबोर्ड में जाकर छुप जाती है। ये जरीना और कोई नहीं, बड़ी वाली जी होती है। इसके अंकल को देखकर यही बात पता चलता है कि जरीना के बचपन से ही इसका अंकल इसको सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। बचपन में ही जरीना पेंसिल लेकर अपने अंकल को महर देती है। खैर प्रेजेंट डे पर रीटा उसी जी का स्केच बनवाकर जज साहब को दिखाने लगती है
कि जज साहब इसी लड़की ने केशव को मारा और इसी तरह से परव राणे को भी मारने की कोशिश की थी रेस्टोरेंट में। ये लड़की कौन है अभी तक हमको नहीं पता, लेकिन मैं ये बात पक्का कह सकती हूँ कि ये लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। मुझे लगता है कि ये लड़की अतुल राणे के लिए काम करती है। तो ये सुनने के बाद अतुल और ठकराल शौक में रह जाते हैं। अतुल को कटघरे में बुलाकर इसी के बारे में पूछने लगती है कि आप इस लड़की को जानते हो। अतुल साफ मना कर देता है कि ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं क्यों अपने भाई को मारना चाहूँगा, मैं अपने भाव से बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। रीटा कहने लगती है कि मिस्टर अतुल आपके पास मोटिव है, अगर परव नहीं रहेगा तो कुर्सी आपकी ही होगी, और वैसे भी परव मरने के बाद आपको तो नॉमिनेशन मिल गया ना। इस तरह से क्वेश्चंस करने लगती है। तभी ठकराल कहने लगता है कि जज साहब अब मिस रीटा इस केस को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर रही है। लगता है मिस रीटा अपोजिशन पार्टी के लिए काम कर रही है, बिक चुकी है। सबूत के तौर पर रीटा के हाथ में जो ब्रेसलेट है उसके बारे में बताने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले ईशान ने रीटा को ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था शोपीस बोलकर। रीटा भी यही कहने लगती है कि ठकराल साहब ये तो एक शोपीस है, फेक। लेकिन ठकराल इस ब्रेसलेट को देखकर इसका कच्चा चिट्टा निकालने लगता है कि ये प्योर डायमंड ब्रेसलेट है, इतने कैरेट का है। अब ऑफकोर्स एक आम लॉयर 7-8 लाख की ब्रेसलेट तो नहीं खरीद सकता। यह सुनने के बाद रीटा ईशान को देखने लगती है। ईशान अपना सर झुका लेता है। तभी जज रीटा और ठकराल को डांटने लगता है कि ये केस परव राणे का है, ना ही कि डायमंड ब्रेसलेट का। मुद्दे पर आइए आप दोनों, कुछ और सबूत है आपके पास मिस रीटा? उसी वक्त जयवर्धन कोर्ट में मायरा को प्रोड्यूस करता है, मतलब इसको मना लेता है। मायरा कटघरे में आकर सब कुछ बता देती है जो रीटा को बताया। रीटा जज से कहने लगती है कि जज साहब सिर्फ मायरा ही नहीं, परव राणे ने काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके रिलेटेड मेरे पास सबूत थे लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए। जज रीटा को कुछ और मोहलत देने लगता है और कुछ सबूत प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हीरोइन तक प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो आखिरी फैसला होगा। खैर उसके बाद ठकुराल अतुल को एक डिवाइस देने लगता है और इसी डिवाइस की मदद से रीटा की बातें सुन रहा था। वही बातें अब अतुल सुनने लगता है। पता चलता है कि रीटा अपने घर में मौजूद नहीं होगी। उसके बाद दूसरी तरफ उस बंदी जी को 5 सुपारी मिलती है रीटा को मारने की या तो फिर किडनैप करने की। वो फटाफट से रेडी शेडी हो जाती है अपने वेपन्स लेकर। जब जी रीटा के घर में जाती है तो सारे पुलिस वाले जी को घेर लेते हैं। एक्चुअली ये रीटा का प्लान होता है जी को पकड़ने का, लेकिन जी तो ब्रूस ली की बहन होती है ना। सारे पुलिस वालों को बहुत मारने पीटने लगती है जबरदस्त तरीके से। जय को भी मार पीट कर रीटा का पता कर लेती है। दूसरी तरफ रीटा अपने हाथ की ब्रेसलेट नीचे रखकर इसको हथौड़े से मारने लगती है, लेकिन ये ब्रेसलेट टूटती ही नहीं क्योंकि इससे प्योर डायमंड। ईशान से पूछने लगती है कि आखिरकार क्यों तुमने मुझसे झूठ कहा, कौन हो तुम? तो ईशान रीटा को अपने बारे में बताने लगता है कि मैं कोई गरीब बंदा नहीं हूँ, मेरे फादर और कोई नहीं जेडी कंस्ट्रक्शन के ओनर है। रीटा शॉक में रह जाती है, पूछने लगती है कि इतने अमीर होने के बावजूद तुम गरीब क्यों बताया मुझे? ईशान कहने लगता है एक्चुअली मैं अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में कहीं पर जा रहा था, लेकिन मेरे ड्राइवर ने किसी को ठोक दिया। मैंने उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाया, सारा खर्चा मैंने ही उठाया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ पर केस ठोका, मीम्स बनने लगे, सोशल मीडिया में मेरी ही बातें वायरल होने लगी। अब अमीर होना क्या कोई गुनाह है? इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं भी गरीब बन जाऊंगा, और इसी तरह मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे पास असिस्टेंट की तरह ज्वाइन हो गया। रीटा ईशान को हक करके इसको दिलासा दिलाने लगती है। उसी वक्त जी यहाँ पर आती है, इन दोनों से फाइट करने लगती है, बेचारे ईशान को बेहोश कर देती है। उसी वक्त रीटा के हाथ 2 लकड़ियों के बीच चैन बंदी होती है ना, वो वाला टूल मिल जाता है। अगल बगल से पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमाने लगती है ये। इसकी स्किल्स देखकर जी भी शॉक में रह जाती है और फाइनली जी खुद इससे डर के भाग जाती है। यह होने के बाद रीटा, ईशान, जय किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। जय भी वहाँ पर जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है कि मेरे कॉन्स्टेबल्स को मार दिया उसने, भाई किलर हो सकती है। रीटा कहने लगती है नहीं नहीं वो किलर नहीं है, मैंने उसके शोल्डर्स पर देखा, कुछ भी जख्म नहीं है, वो मेरे पास कुछ और हासिल करने के लिए आई थी। इसी बातों ही बातों में रीटा का शक वो क्लब वाली लड़की गार्गी पर जाता है कि वो भी तो एक लड़की है, उसके पास भी वजह है। रीटा एज ए सिक्योरिटी गार्ड बनकर उस गार्गी को भी चेक करने लगती है, लेकिन इसकी बॉडी पर भी कोई भी निशान नहीं होते, मतलब ये भी हथियारी नहीं है। अब रीटा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाए, सुजाता को इस केस से कैसे बाहर निकाले। सारे रास्ते बंद। दूसरे दिन कोर्ट की सुनवाई स्टार्ट होती है।
उसी कोर्ट में बियंका अपना फोन लेकर व्लॉगिंग करती रहती है। वही परव की फियांसी जज बियंका को डांटने लगता है, ये क्या बदतमीजी है। कॉन्स्टेबल्स को बुलाकर इसको बाहर करने लगता है, लेकिन रीटा बियंका को कटघरे में बुलाती है। पूछने लगती है कि मिस बियंका, आपका और परव का कैसा रिलेशन था। बियंका कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रीटा पूछने लगती है कि आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंड। बियंका कहने लगती है राइट हैंड। रीटा पूछने लगती है लेकिन आपने सेल्फी स्टिक लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ा। और उसी तरह से आपके पुराने रील्स में आपने हाफ हैंड्स के कपड़े पहने थे, लेकिन परव राणा के मौत के बाद आप फुल हैंड्स के कपड़े पहनने लगे और अभी भी इतनी गर्मी में फर वाला जैकेट पहना। बियंका कहने लगती है अरे इट्स ए फैशन, टाइम टू टाइम ट्रेंड चेंज होते रहता है। रीटा इस जैकेट को थोड़ा सा हटाने के लिए कहती है तो बियंका के हाथ में एक छोटा सा जख्म होता है। रीटा से कहने लगती है ये तो जब मैं साइकिलिंग कर रही थी तब लगा, मैंने इसकी रील भी बनाई थी, क्या आपने नहीं देखा। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम रीटा जी। रीटा कहने लगती है कि ये जख्म साइकिल का है या तो फिर बुलेट का, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे आप परव राणे के बारे में तो जानते ही होंगे कि परव राणे दूसरे लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करता था बेसमेंट में ले जाकर, शायद आपके साथ भी किया होगा ना। बियंका कहने लगती है कि वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। रीटा बियंका को और थोड़ा इमोशनल करने लगती है, अरे बियंका जी आपके साथ भी किया होगा, मैंने इसके काफी सारी वीडियोस देखी, और वैसे भी आपके साथ कर भी लेगा तो आप क्या उसका उखाड़ पाती, वो तो परव राणे है और आप एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर, आपका तो सहना ही पड़ेगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, आप भी सहती होंगी। इस तरह से थोड़ा नीचा दिखाकर बात करने लगती है तो बियंका जोश में आकर सारे कोर्ट के सामने कहने लगती है कि मैंने ही परव राणे को मारा। एक्चुअली उस दिन कोर्ट में मैंने झूठ कहा था, झूठा बयान दिया था, और वैसे भी मेरी और परव की शादी होने वाली थी, मैंने सोचा कि वो खुश हो जाएगा। लेकिन आस्था के केस के बाद परव के पिताजी ने परव को कॉल करके मुझे मारने के लिए कहा कि कहीं मैं दूसरी जगह पर अपना मुंह खोल ना दूं। वो लोग मुझे मारने का प्लान कर रहे थे, इसीलिए मैंने परव को मारने का प्लान किया। सुजाता के घर पर जाकर उसके चप्पल और इनहेलर चुरा कर उसके फार्म हाउस पर जाकर उसको मार दिया पीछे से। तभी मेरे हाथ को एक गोली लगी, बस ऐसे ही छूकी निकल गई, लेकिन मैंने फटाफट से वहाँ पर सुजाता के खिलाफ सबूत छोड़कर भाग निकल आई। इसका बयान सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाता है कि सुजाता को बाइज्जत बरी कर दे और बियंका को हिरासत में ले। इस तरह से फाइनली रीटा ठकुराल के खिलाफ एक केस जीत जाती है। सारे मीडिया में इसकी चर्चा होने लगती है कि एक छोटी सी लॉयर ठकुराल से जीता। इसी खुशी के मौके पर जय रीटा से एक डेट की कॉफी मांगने लगता है। रीटा कहने लगती है कि डेट नहीं बल्कि मैं तुमको अपॉइंटमेंट दूंगी। इस तरह से शाम होने के बाद ये दोनों किसी कॉफी शॉप में मुलाकात करते हैं। बातों ही बातों में इसको प्रपोज करने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त कोई बंदा जय को कॉल करता है। बाद में जय रीटा से कहने लगता है कि अभी अभी मेरे सोर्स से ये बात पता चली कि आपके पिताजी ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ। इस तरह से यहाँ पर 10 एपिसोड्स खत्म होते हैं और भी पता नहीं कितने एपिसोड्स है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।